हे क्लास, होप यू आर डूइंग वेल। सो बेटा, आज हम लोग वेब ऑप्टिक्स से न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ब्रीफ आइडिया दे दूं बेटा। इस वीडियो में हम लोग अराउंड 70 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें 30 क्वेश्चंस तो बेटा अप्रोक्सीमेटली क्या है, हमारे एमसीक्यूज होंगे, जिनमें हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी करने वाले हैं, साथ में न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे, और 30 हमारे लॉन्ग शॉर्ट कंबाइन में रहेंगे। तो आई डोंट थिंक कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके कोई भी डाउट्स बचेंगे इस चैप्टर में, है ना। मतलब चैप्टर अगर आपको 70% भी आता है तो 100% आ जाएगा, 50% आ रहा है तो भी 100% आएगा, है ना। इससे गारंटेड है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं बेटा फॉर्मूला शीट के बारे में, क्योंकि आप लोग चैप्टर में न्यूमेरिकल्स करने वाले हो, और न्यूमेरिकल्स को करने से पहले आपको फॉर्मूला शीट, ठीक है, बनाना है। बिना फॉर्मूला शीट के आप बुक पलट रहे हो, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। जैसे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं तो उससे पहले आपका डायनामिक माइंड होना चाहिए कि हाँ, ये फॉर्मूला लग रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। फिर भी मैंने, अब आप लोग तो बहुत तेजस्वी बच्चे हो तो सबने बना लिया होगा, और एक आध अगर कोई बच गया हो तो मैंने फॉर्मूला शीट बना दिया ऑलरेडी, ठीक है। ये फॉर्मूला शीट्स हैं, पहला, देन ए सेकंड, देन ए थर्ड, ठीक है, दो ही है, सॉरी। तो ये दो स्लाइड्स हैं, है ना। इतने ही फॉर्मुलेज हम लोग यूज करने वाले हैं बेटा न्यूमेरिकल्स के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। मैं थोड़ा सा रफली इन फॉर्मुलेज को डिफाइन कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं बेटा यहाँ पे, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन है करने के लिए अभी, और थोड़ा टाइम भी लग सकता है, लेकिन वीडियो के बाद मैं श्योर हूँ कि आपको कोई डाउट नहीं बचेगा, ठीक है, चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करता हूँ बेटा मैं किस बारे में, फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस। फाई हमारा फेज डिफरेंस है, एल एक्स हमारा पार्ट डिफरेंस होता है, पता हो तो फेज डिफरेंस जो होता है हमेशा 2 पाई बाय लेमडा इनटू पार्ट डिफरेंस है, वेयर लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, ठीक है। सेकंड थिंग, जो दो वेव्स अगर इंटरफेयर कर रहे हैं एक दूसरे को, है ना, इंटरफेरेंस हो रहा है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगा, I1 I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi, where phi is the phase difference between both the waves, ठीक है। देन थर्ड फॉर्मूले की बात करेंगे, इंटेंसिटी का जो रेशियो होता है ना, जो दो अलग अलग इंटेंसिटी का रेडिएशन में डाल रहा हूं इंटरफेरेंस के लिए, तो उनके इंटेंसिटी का जो रेशियो होता है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, है ना, उनके रेशियो के प्रोपोर्शनल होगा, और इंटेंसिटी जो होगा स्लिट विड्थ के प्रोपोर्शनल होगा। देन मैं बात करूं, अगर दो इंटेंसिटी सेम हो जाए, जैसे I1 I2 I नॉट के बराबर हो गया, उस केस में जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा वो हो जाएगा 4 I नॉट cos स्क्वायर पाई बाई 2। इसके बाद मैं आगे बात करूं कि अब किसी भी पॉइंट पे आपको इंटेंसिटी चाहिए, किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी चाहिए आप, ठीक है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला और है, इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू आई मैक्स, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा का जो इंटेंसिटी है ना, जो सेंट्रल ब्राइट बन रहा होगा उसकी इंटेंसिटी इंटू कॉस स्क्वायर 5/2, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग बेटा। नेक्स्ट बात करूं, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो है रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर अपॉन रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर, और अगर मैं इस मैक्सिमम इंटेंसिटी को एम्पलीट्यूड के रेशियो के टर्म में लिखूंगा तो A1/A2 ये एम्पलीट्यूड्स है, प्लस 1 का होल स्क्वायर और A1/A2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सारे फॉर्मुलेस इंपॉर्टेंट है बेटा, सभी फॉर्मुले से न्यूमेरिकल्स आने वाला है, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल ओरिएंटेड चैप्टर होगा। YDSC की बात करें, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में nth मिनिमा, है ना, जहां पर भी आपको मिनिमा मिलेगा उसका पोजीशन क्या होगा, उसका पोजीशन हमारा है yn इज इक्वल टू nd लैम्डा बाई d। क्लियर है। अगर सिंबल्स का मीनिंग भी नहीं आ रहा समझ, तो मैं जब क्वेश्चंस करवाऊंगा वहां समझा दूंगा, है ना, यूजुअली जिनको पता होगा बेटर है। पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा, जहां पर मैक्सिमा बनेगा उसका पोजीशन क्या होगा, सेंट्रल ब्राइट से, सेंट्रल ब्राइट से nth मैक्सिमा या nth मिनिमा का फॉर्मूला है, ठीक है। वो क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, फ्रिंज विड्थ, ठीक है, जो फ्रिंजेस बनते हैं हमारे, लाइक जो फ्रिंजेस हमारे बनेंगे यहाँ पे, उस फ्रिंजेस की विड्थ कितनी होगी, तो बीटा इज इक्वल टू डी लेमडा बाई डी है। सेकेंड, एंगुलर विड्थ, ठीक है, एंगुलर विड्थ मतलब स्लिट से जो आपके फ्रिंजेस बन रहे हैं ना, वो कितने एंगल पे बन रहे हैं ना, इसको हम एंगुलर विड्थ कहते हैं बेटा। तो एंगुलर विड्थ क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाई डी। फिर हमारा बात करेंगे बेटा, एक इससे एमसीक्यू बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्या, ऑन इमर्जिंग अपैरेटस इन लिक्विड, है ना, अपैरेटस को अगर मैं लिक्विड में इमर्ज कर दूं, ठीक, फ्रिंज विड्थ में क्या अंतर आएगा, क्या चेंजेस आएंगे, तो उसके लिए बीटा डैश हो जाएगा वो बीटा बाय क्यू, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, है ना, जिस लिक्विड में आप इमर्ज करोगे, ये हो गया। देन सिंगल स्लिट की बात करेंगे, सिंगल स्लिट में पोजीशन ऑफ सेकेंडरी क्या मिनिमा, किसी भी पॉइंट में मिनिमा निकालना हो, अगर एंगुलर के टर्म में निकालना है ना, तो एंगुलर पोजीशन निकालना है तो वो हो जाएगा एन लेमडा बाई ए, और अगर सेंट्रल राइट से हमें वो डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला ये हो गया एन डी लेमडा बाई ए, ठीक है, ये दो फॉर्मूले हो गए। इसके बाद मैं आगे बात करूं, पोजीशन ऑफ एन सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक, तो अगर मैं एंगुलर
की बात करूं, है ना, कितने डिग्री एंगल पे जो है मैक्सिमम मिल रहा होगा, उसके लिए फॉर्मूला है 2n+1 इंटू लेमडा बाई 2 है। वहीं अगर मैं बात करूं सेंट्रल ब्राइट से कितना ऊपर क्या बन रहा होगा बेटा, आपका मैक्सिमम बन रहा होगा, उसके लिए फॉर्मूला क्या है 2n+1 इंटू डी लेमडा बाई 2। फर्दर मैं बात करूं एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा का जो एंगुलर विड्थ होगा वो हो जाएगा 2 लेमडा बाई ए, वहीं लीनियर विड्थ जो हो जाएगा सेंट्रल मैक्सिमा का बेटा हो जाएगा 2 लेमडा बाई ए। क्लियर है? तो होप आपको क्लियर हो गया होगा, और मैं थोड़ा सा ना स्लाइड्स यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो या तो लिख लो फटाफट, इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बेटा। Two waves having the intensities are in the ratio 9:1 produce the interference, then we have to find out the ratio of the maximum to the minimum। दो वेव्स है बेटा और उनके हमें इंटेंसिटी का रेशियो गिवन है, पहला इंटेंसिटी से I1 है और दूसरा वाले की इंटेंसिटी कितना बेटा I2। इनके इंटेंसिटीज का रेशियो हमें गिवन है 9:1। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी। तो यहाँ तो बेटा मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का जो रेशियो है लिखवाया गया था √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना जरा, तो I1 कितना हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ I2 हो जाएगा बेटा। स्क्वायर रूट चढ़ा दो दोनों तरफ, स्क्वायर रूट क्यों चढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रूट है, तो स्क्वायर रूट चढ़ाने पे देखो 9 का रूट 3 हो जाएगा और रूट में I2, जहाँ √I1 है वहां लिखता हूँ बेटा मैं क्या 3 टाइम्स ऑफ √I2। सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा यहाँ पर √I1 की जगह 3 टाइम्स √I2 प्लस √I2 डिवाइड बाई का होल स्क्वायर है 3 बार अगेन √I2 माइनस √I2 इसका होल स्क्वायर। जब इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा बेटा बताना जरा, 3 √I2 प्लस √I2 क्या हो जाएगा 4 √I2 और नीचे 3 √I2 माइनस √I2 2 √I2। अच्छा स्क्वायर ऊपर भी है स्क्वायर नीचे भी है, तो इसको होल का स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा, √I2 से √I2 कट गया, 2 से कट गया 2 टाइम्स, 2 का स्क्वायर बचा बेटा 4 और नीचे 1 है, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो इंटेंसिटीज का रेशियो क्या आएगा मैक्सिमम और मिनिमम का बेटा 4:1। होप क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, 2 slits in Young's double slit experiment have width in the ratio 81:1। तो width का रेशियो गिवन है, लेट्स से पहले वाले का width W1 है, दूसरे वाले का width W2 है, ठीक, ये रेशियो कितना है बेटा 81:1 है स्लिट विड्थ का। देन द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट वेव्स इज, तो बेटा मैंने आपको ना ये लिखवा रखा है फॉर्मूलेज यहाँ पे, ठीक है, इंटेंसिटी स्लिट विड्थ और एम्पलीट्यूड का रेशियो। तो स्लिट विड्थ और एम्पलीट्यूड में क्या है बेटा W1/W2 इज इक्वल टू A1/A2। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे W1 W2 क्या लिखते हैं बेटा A1 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 81/1। दोनों पे स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा बेटा, सो इंप्लाइज व्हाट A1/A2 बिकम्स 9:1। क्लियर है? तो ऑप्शन क्या होना चाहिए बेटा, यस, रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड्स ऑफ लाइट वेव्स इज व्हाट 9:1। तो क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ेंगे अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम लोग अब, व्हेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, जब लाइट का इंटरफेरेंस होगा तो उस केस में हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, एनर्जी इज क्रिएटेड इन द रीजन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। कुछ बच्चों का ये रहता है बेटा कि वो बोलते हैं कि सर जहां पर ब्राइट लाइट मिल रहा है वहां एनर्जी ज्यादा होगा, ठीक, और जहां डार्क मिल रहा होगा, है ना, डार्क फ्रिंजेस मिल रहा होगा, वहां क्या होगा एनर्जी डिस्ट्रॉय हो रहा होगा, यहाँ क्रिएट हो रहा होगा यहाँ डिस्ट्रॉय हो रहा होगा, ठीक। बेटा जनरली ऐसा होता नहीं है, ठीक है, एनर्जी इज क्रिएटेड इन द रीजन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, क्या मैक्सिमम इंटेंसिटी के रीजन में एनर्जी क्रिएट हो रहा है, नहीं, और वहां डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रहा। तो हो क्या रहा है बेसिकली, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड्स गुड, है ना, एंड एनर्जी इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड। तो एनर्जी कुछ भाई आपको पता है एनर्जी कभी क्रिएट नहीं होगा ना ही डिस्ट्रॉय होने वाला है। तो हो क्या रहा है, जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहां पर एनर्जी ज्यादा मिल रहा है, और जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहां एनर्जी क्या जा रहा है बेटा, कम जा रहा है, ठीक है। एनर्जी पहले जितना था बाद में भी उतना ही है, बट जब इंटरफेरेंस होगा यहां पर एनर्जी आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। रीजन क्या है भाई, यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ज्यादा लाइट यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो गया, यहाँ का एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन ओवरऑल बात करेंगे तो एनर्जी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, टू ऑब्जर्व डिफ्रैक्शन द साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल। अब डिफ्रैक्शन के लिए ऑब्स्टिकल का साइज क्या होना चाहिए, ठीक है। तो हमने बता रखा है कि जो भी आपका स्लिट विड्थ होगा, जैसे स्लिट विड्थ हमारा ए है, तो दिस ए शुड बी इक्वल टू व्हाट, वेवलेंथ, है ना। जो भी हम लाइट यूज कर रहे हैं उसका वेवलेंथ के बराबर होना चाहिए क्या बेटा, स्लिट विड्थ, ठीक है।
तो डिफ्रैक्शन के लिए साइज ऑफ ऑब्स्टेकल क्या होना चाहिए, स्लिट विड्थ या ऑब्स्टेकल हमारा यही हो गया ना, क्या होना चाहिए, शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ठीक है, ये वेवलेंथ के ऑर्डर के आसपास होना चाहिए, ना छोटा होना चाहिए ज्यादा ना बड़ा होना चाहिए, छोटा हो चलेगा बट बहुत छोटा हो तो नहीं होता, ठीक है। वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। What is the geometrical shape of the wave front that originates when a plane wave, है ना, passes through a convex lens? तो एक कॉन्वेक्स लेंस है, जब यहां से हम क्या देख रहे हैं बेटा, कॉन्वेक्स लेंस से कुछ स्फेरिकल वेव फ्रंट, सॉरी प्लेन वेव फ्रंट आ रहे हैं। जब ये प्लेन वेव फ्रंट इससे इंसिडेंट होंगे तो आपने पढ़ रखा है ये रेज होते हैं ना, वेव फ्रंट की जो परपेंडिकुलर होते हैं हम रेज कहते हैं। ये रेज क्या होंगे, कन्वर्ज होंगे और कहां मीट करेंगे बेटा, फोकस पे। तो ये क्या करेगा बेटा, पॉइंट सोर्स की तरफ बिहेव करेगा ना, ठीक है। तो वेव फ्रंट्स कैसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, स्फेरिकल, है ना, इस टाइप का हो जाएगा, डाउट तो नहीं है। तो ये जो वेव फ्रंट्स आएंगे वो क्या हो रहे हैं बेटा, कन्वर्ज हो रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं ना, मुड़ रहे हैं ना, ऐसे कन्वर्ज हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये कन्वर्जिंग स्फेरिकल्स, ठीक है, डाउट तो नहीं है बेटा, वो क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। हाउ कैन द फ्रिंज विड्थ इंक्रीजेस इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, है ना। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या था बेटा, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला था डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। फ्रिंज विड्थ बीटा बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बीटा कब बढ़ेगा, या तो वेवलेंथ बढ़े, या तो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन बढ़े, या तो ये दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस क्या हो, रिड्यूस हो जाए, बाय डिक्रीजिंग द विड्थ ऑफ द स्लिट, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा है बाय रिड्यूसिंग द सेपरेशन ऑफ स्लिट। तो देखो जनरली बच्चे यहाँ गलती करते हैं, क्या कि बाय डिक्रीजिंग द विड्थ ऑफ द स्लिट, स्लिट विड्थ डिक्रीज करने का मतलब समझ रहे हो, ये इसकी बात चल रही है, ये एक स्लिट है, ठीक है, और ये दूसरा स्लिट है। स्लिट विड्थ डिक्रीज करने का मतलब कि इसको डिक्रीज करने की बात कर रहा है। दूसरा बाय रिड्यूसिंग द सेपरेशन ऑफ द स्लिट्स, दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस को रिड्यूस करने की बात चल रही है। तो ये स्मॉल डी क्या था, स्मॉल डी दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस था ना, तो अगर मैं इस स्मॉल डी को घटाऊंगा तभी क्या होगा, बीटा बढ़ेगा। तो इसलिए कुछ बच्चे तो यहाँ गलत करके आ जाएंगे, ये नहीं होगा, क्या होगा बेटा ऑप्शन यस, बाय डिक्रीजिंग या रिड्यूसिंग द सेपरेशन ऑफ द स्लिट्स। वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7। व्हाट इज द लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। तो वेव फ्रंट का डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ रखा है, वेव फ्रंट का डेफिनेशन यही तो था कि ये क्या है, लोकस ऑफ पार्टिकल्स, है ना, वो जो सेम मीडियम में सेम फेज से वाइब्रेट कर रहे हैं उनको ज्वाइन करने पे हमें वेव फ्रंट मिलता है। तो ये बेसिकली वेव फ्रंट का डेफिनेशन है, सॉरी क्या हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन, इट इज वेव फ्रंट। हो गया वो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following factors does the intensity of light depends on? इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है इंटेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। इंटेंसिटी डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर बेटा, एम्पलीट्यूड के ऊपर। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9। टू लाइट सोर्सेस आर सेड टू बी कोहेरेंट बोथ द सोर्सेस ऑफ लाइट एमिट ऑफ। दो लाइट सोर्सेस बेटा कोहेरेंट कब कहलाते हैं, तो दो लाइट सोर्सेस कोहेरेंट कहलाने के लिए सबसे पहली बात होना चाहिए उनका वेवलेंथ सेम होना चाहिए, और या तो उन दोनों वेव्स का फेज डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, या तो सेम फेज में हो। तो द सेम वेवलेंथ, वेवलेंथ सेम होना चाहिए, साथ में कांस्टेंट फेज डिफरेंस, या तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए बेटा दोनों वेव्स का, या तो सेम फेज में होंगे। क्लियर है। तो इसलिए हम लोग कहेंगे बेटा उसको कोहेरेंट सोर्स। तो कोहेरेंट सोर्स क्या होता है बेटा, जो वेवलेंथ जिनका सेम हो और जो सेम फेज पे या फिर कांस्टेंट फेज डिफरेंस से वाइब्रेट करेंगे। तो क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे। Which of the following is conserved when light waves interfere? ठीक है, तो लाइट वेव जब इंटरफेरेंस होता है तो कौन सा चीज कंजर्व रहेगा, एनर्जी। सी बात अभी बताया था, अच्छा सॉरी, इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड, फेज, हाँ ठीक है, एनर्जी ऑप्शन में नहीं है बट एनर्जी होगा तो इसलिए क्या होगा, नाना प्रत्यय, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी कंजर्व रहेगा। आगे बढ़ेंगे। 4 इंडिपेंडेंट वेव्स आर एक्सप्रेस्ड एज y1 y2 y3, ठीक है, ये 4 वेव्स हैं। इंटरफेरेंस इज पॉसिबल बिटवीन, अब इंटरफेरेंस किसमें पॉसिबल है, इंटरफेरेंस पॉसिबल होता है बेटा कोहेरेंट में, ठीक है। कोहेरेंट होने के लिए क्या होना चाहिए बेटा, वेवलेंथ क्या होना चाहिए, सेम, और फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए बेटा, या तो कांस्टेंट होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। क्लियर है, सेम फेज में होने चाहिए। तो देखो जरा, ये फंक्शंस को ध्यान दिया जाए तो ये sin ओमेगा टी है, यहाँ sin ओमेगा 2 sin 2 ओमेगा टी है, तो फेज तो अलग अलग हो गया, एंगल ही अलग अलग हो गए। दूसरा कॉस है यहाँ पे साइन फंक्शन है, ठीक। अगर उस कॉस को मैं साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूं तो कर सकता हूं, लेकिन ये y4 देखो जरा, y1 और y4 को देखो जरा, y1 इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा टी और y4 कितना है, sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। इन दोनों की अगर मैं बात करूं, ये y1 और y4,
तो y1 एंड y4 में चेक करो जरा फेज डिफरेंस कितना है। फेज डिफरेंस कितना आ रहा है? फेज डिफरेंस यहाँ ओमेगा टी है माइनस यहाँ फेज डिफरेंस कितना है बेटा? ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। ब्रैकेट ओपन करो तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा, पाई बाई 4 जो आएगा बेटा कांस्टेंट फेज माइनस ऑल्दो आएगा। तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस आ रहा है किससे किसके बीच बेटा? y1 और y4 के बीच। इसलिए क्या होगा बेटा? इन दोनों में होगा इंटरफेरेंस। क्लियर है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? y1 एंड y4, बी ऑप्शन। होप क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, कंसीडर सनलाइट इंसिडेंट ऑन अ स्लिट ऑफ विड्थ दिस। ठीक है, सनलाइट एक स्लिट पे इंसिडेंट हो रहा है ऑफ विड्थ। स्लिट विड्थ मतलब एक गिवन है आपको, ठीक है, कितना है? 10⁴ एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आगे द इमेज सीन थ्रू द स्लिट सेल। ठीक है, अब जो इमेज आपको मिलेगा कहां पर? जैसे मान लेते हैं एक स्लिट है, ठीक है, स्लिट विड्थ हमें गिवन है। अब यहां पर क्या बोलते हैं, जो इमेज मिलेगा, इमेज मतलब कि लाइट जब यहाँ से पास होगा तो वो फ्रिंजेस फॉर्म करेगा, है ना, मतलब वहां पे डिफ्रेक्शन होगा या डिफ्रेक्शन होगा, पहले बात तो ये सवाल। तो अगर आपको याद हो सनलाइट, सनलाइट का जो क्या बोलते हैं वेवलेंथ होता है, ठीक है, वो विजिबल में आता है, ठीक है, और सनलाइट का जो वेवलेंथ होता है वो जनरली कहां से कहां होता है बेटा? 4000 टू 8000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सनलाइट का जो वेवलेंथ होता है बेटा वो कहां से कहां होता है? 4000 टू 8000 एंगस्ट्रॉम। जबकि यहाँ स्लिट विड्थ कितना है? 10⁴ समझ बेटा 10,000। तो यहाँ वेवलेंथ क्या हो गया? कम हो गया, और स्लिट विड्थ क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो वहां पर डिफ्रेक्शन नहीं होगा बेटा। डिफ्रेक्शन कब होगा? मैंने समझाया था जब लैम्डा इज सिमिलर टू व्हाट? ए हो। यहाँ तो डिफरेंस आ गया, तो इसका मतलब कि जो लाइट यहाँ से जा रहा होगा वो सीधा डिफ्रेक्शन नहीं होगा, वो सामने सामने क्या बनाएगा? सामने आपको लाइट चमकेगा। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लो। बी अ फाइन शार्प स्लिट वाइट इन कलर एट द सेंटर, ये होगा हमारा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन, बाकी कुछ नहीं। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 13। लाइट प्रोपेगेट्स रेक्टिलिनियर ड्यू टू। लाइट जो है रेक्टिलिनियर है ना, आपको सीधा दिखता है, लेकिन वो तो वेव से बेटा। लाइट जब वेव से तो आपको सीधा ट्रेवल करता हुआ कैसे दिख रहा है? ठीक है, किसके वजह से दिख रहा है बेटा? ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे लाइट के वेव नेचर की वजह से दिखता है। अब होता क्या है जनरली, आपको पता है कि लाइट क्या है? वेव से, लेकिन वो एक सीधे लाइन में क्यों ट्रेवल होता हुआ दिखता है? क्योंकि जो लाइट का वेव है उसका एम्पलीट्यूड बहुत कम है। ठीक है, एम्पलीट्यूड बहुत कम है। आप देखो, आपको ऐसा भले ही दिख रहा है, वो बहुत कम एम्पलीट्यूड से जाता है बेटा, है ना, मगर प्रैक्टिकली बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। देखो कितना कम एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये भी बहुत, ये तो मैंने बहुत ज्यादा बना दिया, बहुत ज्यादा कम एम्पलीट्यूड पे होता है। तो इसलिए आपको ये ज्यादा इस तरह से वेव की फॉर्म में, अब दूर से देखोगे तो क्या दिखेगा आपको? ये सीधी लाइन दिख रहा होगा। ठीक है, अब ये उतना सीधा दिख नहीं रहा, बट एम्पलीट्यूड में अगर और कम कर दूं, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी थोड़ा बढ़ा दूं तो क्या होगा? एकदम सीधे लाइन की तरह दिखेगा। ठीक है, तो इसलिए वेव नेचर की वजह से क्या होता है? वो रेक्टिलिनियर दिखता है। डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब आगे बढ़ना चाहेंगे क्वेश्चन नंबर 14। In a Young's double slit experiment, the fringe width is found to be 0.4 mm. एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया गया बेटा, जिसमें फ्रिंज विड्थ क्या पाया गया? बीटा 0.4 मिलीमीटर पाया गया। अब अगर इसी एपेरेटस को मैं कंप्लीटली वाटर में क्या करता हूं बेटा? इमर्स कर देता हूं, तो उस केस में स्लिट विड्थ कितना होगा ये आपसे पूछा गया है। बीटा डैश कितना हो जाएगा? बीटा डैश मतलब अगर मैं पूरे एपेरेटस को पानी में डाल देता हूं, अब स्लिट विड्थ में क्या चेंज आएगा? और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा वो कितना बेटा? 4/, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है और मैंने लिखवाया भी है, और एक्चुअल कॉन्सेप्ट तो मैंने चैप्टर में पढ़ाया था। बीटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाता है बेटा? एमसीक्यू क्वेश्चंस करने के लिए बीटा इज इक्वल, बीटा डैश इज इक्वल बीटा बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो बीटा क्या है हमारा बेटा? बीटा क्या है? क्या है हमारा? 0.4 डिवाइड बाई 4/3, 3 पर चला जाएगा बेटा, 0.4 इंटू 3/4। ठीक, 4 से कितना गया बेटा? 0.1 टाइम्स 0.3 क्या आ गया ये? वैसे ऑप्शन नंबर ए। क्लियर बेटा? तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया खत्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 15। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स। एक पॉइंट सोर्स से लाइट डाइवर्ज कर रहा है, डाइवर्ज समझते हो बेटा? ठीक है, ऐसे बाहर निकल रहा है ना, ऐसे डाइवर्ज कर रहा है। जब एक पॉइंट सोर्स से लाइट डाइवर्ज कर रहा होगा तो उस केस में इंटेंसिटी क्या होगा? तो आपको ये पता है बेटा कि जब आप दूर जाओगे, है ना, पॉइंट सोर्स से दूर जाओगे तो इंटेंसिटी क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। इंटेंसिटी डिक्रीज होगा,
और कितना डिक्रीज होगा, इट इज डिक्रीज द प्रोपोर्शन व्हाट द डिस्टेंस स्क्वायर्ड, ठीक है, डिस्टेंस के स्क्वायर टाइम के प्रोपोर्शनल होगा वो डिक्रीज, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा हमारा, ये हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इतना, फॉर लाइट वेव्स दिस इन वैक्यूम इट्स वेवलेंथ इज इन ग्लास, ठीक है। तो ये बेटा वेव ऑप्टिक्स का नहीं, जनरली रे ऑप्टिक्स का आंसर आप लोग कमेंट में करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में जो चेंज आता है उसका रिलेशन आपको पता होगा, ठीक है, कर लेना सेल्फ। आगे बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 17, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन डी बिटवीन द स्लिट्स इज 2 मिलीमीटर ना, दो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस हमें कितना गिवन है बेटा, 2 मिलीमीटर। एक वेवलेंथ लैम्डा यूज हुआ है, दैट इज 5896 एंगस्ट्रॉम, एंड डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्लिट इज व्हाट, कैपिटल डी दे रखा है हमको 100 सेंटीमीटर, कैपिटल डी है 100 सेंटीमीटर। इट इज फाउंड दैट एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज इज 0.20 डिग्री, एंगुलर विड्थ मतलब बेटा थीटा 1 कितना गिवन है, 0.20 डिग्री, ठीक है। अब सवाल ये है टू इंक्रीज द फ्रिंज विड्थ, अब मुझे इसके फ्रिंज विड्थ एंगुलर सेपरेशन को बढ़ाना है, ठीक है, टू इंक्रीज द फ्रिंज एंगुलर विड्थ। अब वो एंगुलर विड्थ कितना चाहिए, थीटा 2 कितना चाहिए बेटा, 0.21 डिग्री। अब अगर मुझे इस एंगल को बढ़ाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टू इंक्रीज दिस, सेम वेवलेंथ है, वेवलेंथ सेम बेटा, जो पहले वेवलेंथ होगा बाद में भी वही वेवलेंथ है, और डिस्टेंस भी सेम रखा है। द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स नीड टू बी चेंज्ड, मतलब आपसे बोल रहा है अब ये जो डी है, पहले मानते हैं D1 था बेटा, अब ये D2 कितना होगा, ठीक है। सवाल आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो अब आपको ये बताया जाए कि जो थीटा होता है, हम लोगों ने पढ़ रखा है, जो एंगुलर सेपरेशन होता है, ठीक है, होता है लैम्डा बाई, ठीक है बेटा। तो मैं बात करूं इन केस 1, तो लैम्डा 1 कितना, थीटा 1 कितना हो जाएगा, लैम्डा तो सेम ही है D1, और थीटा 2 कितना हो जाएगा बेटा, लैम्डा बाई, दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, थीटा 2 अपॉन थीटा 1, थीटा 2 है तो क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई D2 डिवाइड बाई थीटा 1 कितना बेटा, लैम्डा बाई, लैम्डा से लैम्डा कट गया, थीटा 2 बाई थीटा 1 कितना हो जाएगा, D1 अपॉन, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है D2, ठीक है, D2 को इधर भेज दो, बाकी सबको उधर भेज दो, D2 इधर लिया बेटा, D2 कितना हो जाएगा, थीटा 1 उधर गया, थीटा 1 इंटू D1 अपॉन थीटा 2। अब वैल्यूज पता है आपको, थीटा 1 थीटा 2 D1 सबकी वैल्यूज पता है, ठीक है, ये रहा थीटा 1, ये रहा थीटा 2, ये रहा और D1 ये रहा, चीजों को सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ से क्या मिलेगा बेटा आपको, D2। तो क्लियर हो गया होगा, अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है आपसे बेटा, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट सोर्सेस एंड द स्क्रीन इज 1 मीटर, द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट सोर्सेस है ना एंड द स्क्रीन, मतलब कैपिटल डी गिवन है आपको कितना, 1 मीटर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज 2 mm, स्मॉल डी कितना बेटा, 2 mm, एंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज दिस 600 नैनोमीटर, वेवलेंथ कितना बेटा, 600 नैनोमीटर, देन द फ्रिंज विड्थ इज, फ्रिंज विड्थ मतलब बीटा पूछा गया, तो भाई सीधा फॉर्मूला है, बीटा इज इक्वल टू क्या बेटा, बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी है, कैपिटल डी स्मॉल डी लैम्डा सब कुछ गिवन है, सब्स्टिट्यूट करना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे बेटा हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19, कंसीडर द डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर अ स्मॉल पिन होल एज द साइज ऑफ द होल इज इंक्रीज्ड, ठीक है, एक पिन होल है बेटा, है ना, पिन होल है, बहुत छोटा सा पिन होल है। अब आपको पता है कि जब लाइट पास करेंगे तो डिफ्रैक्शन होगा, तो बात उसने बोल दिया है। अब अगर मैं इस पिन होल साइज को इंक्रीज करूं, धीरे धीरे करके क्या करूं, इसके साइज को बढ़ाऊं, तो मैं डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या चेंजेस ऑब्जर्व करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे जैसे आपने पढ़ रखा है जो बीटा होता है ना, किसमें, जो बीटा होता है डिफ्रैक्शन में सिंगल स्लिट में, वो कितना होता है बेटा, 2 लैम्डा डी बाई ए, है ना, 2 लैम्डा डी बाई ए। अब ये बताओ कि जैसे जैसे आप इस ए को बढ़ा रहे हो ना, जब साइज बढ़ा रहे हो तो स्लिट विड्थ बढ़ा रहे हो ना आप, जब ए बढ़ाओगे तो बीटा क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा, तो फ्रिंजेस का जो विड्थ होगा वो डिक्रीज होगा, पहले तो साइज हमारा डिक्रीज हो जाएगा फ्रिंजेस, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में मल्टीपल आंसर्स है, ठीक है, तो पहला तो होगा साइज डिक्रीज। दूसरा एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि जब मैं साइज को बढ़ा रहा हूँ, है ना, इसके साइजेस को बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, अब ज्यादा से ज्यादा लाइट रे पास होगा, तो ज्यादा लाइट रे पास होगा तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी उस फ्रिंजेस की, इंक्रीज होगी, तो इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। बेसिकली एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में जो एमसीक्यूज होते हैं उसमें मल्टीपल आंसर्स भी होते हैं, ठीक है। तो इसके दो ऑप्शंस होंगे बेटा, दैट इज एंड, होप क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, द फेनोमेनन which is not explained by Huygens
कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट रिफ्लेक्शन को तो डिस्क्राइब करता है बेटा, है ना, रिफ्लेक्शन को भी करता है बेटा और रिफ्लेक्शन को भी करता है। ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रल लाइन जो रिलीज होते हैं बेटा, है ना, एटम से, उसको एक्सप्लेन नहीं करता, तो इससे ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, डी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। फॉर लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने करवा रखा है, ये स्टार्टिंग में हो गया था बेटा, है ना, स्किप करेंगे, अपना आंसर बता देना। नेक्स्ट, द फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स सिचुएटेड ऑन द सेम वेवलेंथ इज, जैसे बोला कि फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, है ना, कोई दो पॉइंट्स है सिचुएटेड ऑन सेम वेव फ्रंट, ठीक है, तो सेम वेव फ्रंट, एक ही वेव फ्रंट में दो पॉइंट्स हैं। जब एक ही वेव फ्रंट में दो पॉइंट्स हैं तो आपने पढ़ रखा है कि अगर सेम वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट्स की बात करेंगे तो सेम वाइब्रेट करते हैं, तो सेम फेज में वाइब्रेट करेंगे तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा इसका, सी। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। In YDAC, the path difference at a certain point on the screen between two interference wave is this. Path difference del x given है, कितना है बेटा, 1/8 of wavelength, ठीक है, path difference given है। अब आपसे पूछा गया the ratio of intensity at this point, ratios of intensity at this point to that at the center, ठीक है, सेंटर के रिस्पेक्ट में ठीक उस पॉइंट पे इंटेंसिटी कितना होगा, ठीक है। अब देखो मैं बात करूं, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, I इज इक्वल टू, किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होता है, I मैक्स, सेंटर पे मैक्सिमम इंटेंसिटी, cos स्क्वायर π/2, ठीक है, ये फॉर्मूला लिखवाया गया है। अब ये बताओ फेज डिफरेंस क्या होगा, पाथ डिफरेंस गिवन है, फेज डिफरेंस निकालना है और मुझे पाथ डिफरेंस गिवन है, तो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में बेटा आप लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा होगा, ठीक है, जो कि हमारा क्या बेटा, फाई इज इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल एक्स। पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस होता है वो क्या होता है बेटा, 2π/λ इंटू डेल एक्स। तो यहां से हम क्या करेंगे, फाई इज इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल एक्स, डेल एक्स कितना है बेटा, 1/8 ऑफ लेमडा, तो 1/8 लेमडा, लेमडा से लेमडा कैंसिल आउट हो गया, 2 से कितना बार बेटा, 4 टाइम्स, तो फेज डिफरेंस कितना आया बेटा, π/4, 45 डिग्री का क्या हमारा आया फेज डिफरेंस। जब 45 का फेज डिफरेंस आया है तो आपको इंटेंसिटी क्या निकालने है, इंटेंसिटी I/I मैक्स निकालना है ना, सेंटर पे जो ब्राइट फ्रिंज बन रहा है उसकी इंटेंसिटी ये रहा, और उस पॉइंट पे जो इंटेंसिटी हुई है, मतलब किसी पॉइंट पे लाइट है उसकी इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है सेंट्रल इंटेंसिटी के, मतलब I/I मैक्स निकालना है, तो I/I मैक्स क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर, फाई कितना आ चुका बेटा हमारा, फाई आ चुका है π/4 डिवाइड में 2, ठीक है बेटा, जब रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा बेटा, cos स्क्वायर π/, ठीक है। अब देखो बायो वालों में तो दिक्कत ये है कि बायो वालों को थोड़ा सा दिक्कत होगा इसको सॉल्व करने में, तो cos स्क्वायर π/8 मैथ्स वाले कर लेंगे बेटा, cos 2x का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, उसको मैं बाद में कभी डिस्कस करूंगा, अभी इस वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है। जब इसको सॉल्व करोगे ना, जनरली cos स्क्वायर π/8 इसकी वैल्यू आप याद रख लो, इस अप्रोक्सीमेटली 0.85, ठीक है, 0.85 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। A laser beam is used for locating distance object because, ठीक है, एक लेजर बीम जो है, लेजर लाइट को हम क्यों यूज करते हैं, दूर तक ठीक ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए, क्यों बेटा, इट इज मोनोक्रोमेटिक, क्या ये सिंगल कलर की लाइट है इसीलिए, इट इज नॉट क्रोमेटिक, इट इज नॉट ऑब्जर्व, इट हैज स्मॉल एंगुलर स्प्रेड। लास्ट ऑप्शन है बेटा कि भाई लेजर लाइट आप देखते हो जब भी आप डालते हो तो सीधा आता है एकदम, ठीक है, वो मुड़ता नहीं है इधर, बाकी टॉर्चेस की लाइट देखो वो ऐसे फैलते हैं, डाइवर्ज होते हैं, और ये डाइवर्स नहीं होता, ये एकदम सीधा जाता है बेटा, ठीक है बेटा, डाइवर्जिंग से इंटेंसिटी भी डिक्रीज होती है, अभी हमने एक एमसीक्यू में करा, तो ये सीधा जाता है एकदम, ठीक है, इससे इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं होता और दूर तक आप इस चीज को पॉइंट आउट कर सकते हो, तो इससे क्या होगा, इसका एंगुलर स्प्रेड कम है, ये मुड़ता नहीं जल्दी, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। होप क्लियर हो गया, वो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आंसर क्या है, अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल नो बैकवर्ड वेव फ्रंट इज पॉसिबल। सही बात है, हाइगन्स ने ही कहा था बेटा कि वेव फ्रंट्स सामने ही निकलेंगे ना पॉइंट सोर्स से, पीछे की तरफ कोई वेव फ्रंट नहीं बनने वाला पॉइंट सोर्स, ठीक है, तो आंसर हो गया ट्रू। रीजन की बात करेंगे, फटाफट पढ़े, रीजन क्या कह रहा है, एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंडरी वेवलेट इज प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस cos थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द रे, ठीक है। अच्छा सुनो, तो जो एम्पलीट्यूड है ना बेटा वो ये नहीं होता है, एम्पलीट्यूड जो होता है वो होता है 1 प्लस cos थीटा बाई 2, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में है नहीं, बट ये एम्पलीट्यूड होता है, तो असलन तो हमारा ट्रू हो गया बेटा।
रीजन क्या होगा इसका, फॉल्स हो गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए इज ट्रू बट आर एस। होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन में हम बात करने वाले हैं बेटा क्या, नो इंटरफेरेंस पैटर्न इज डिटेक्टेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 के अगर आपसे असेसन में नो इंटरफेरेंस पैटर्न इज डिटेक्टेड व्हेन टू कोहेरेंट सोर्सेस आर इनफाइनाइटली क्लोज टू। जब मैं दो सोर्सेस को बहुत पास लेके आऊंगा तो कोई इंटरफेरेंस ऑब्जर्व नहीं होगा। दो सोर्सेस हैं उनको बहुत क्लोज ले आओ तो कोई भी इंटरफेरेंस ऑब्जर्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ठीक, सॉरी होगा या नहीं होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो बेटा अगर याद हो बीटा का फॉर्मूला क्या था, बीटा था डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, ठीक था। अब ये बताओ कि जब मैं इस सोर्सेस को बहुत पास लेके आऊंगा ये डी लमसम 0 के आसपास हो जाएगा। भाई ये बहुत क्लोज आ रहे हैं ना, तो डिक्रीज हो रहा है वैल्यू, है ना। लिमिटिंग अप्रोच किधर की तरफ हो रहा है, दोनों पॉइंट्स का 0 की तरफ हो रहा है। जैसे डी 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो बीटा किधर की तरफ अप्रोच करेगा, बताना, समथिंग अपॉन 0 इनफिनिट, तो बीटा टेंड करेगा इनफिनिट की तरफ। तो क्या बोलते हैं, बीटा अगर इनफिनिट की तरफ ट्रेंड कर रहा है मतलब कि स्लिट विड्थ बहुत बड़ा हो रहा है, ठीक है ना। तो कोई आपको डिफ्लेक्शन पैटर्न, सॉरी इंटरफेरेंस पैटर्न आपको ऑब्जर्व नहीं होगा, इसका मतलब असर्शन क्या है, ट्रू है। दूसरा है द फ्रिंज विड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, वही जो मैंने आपको बताया, ठीक, उसी को एक्सप्लेन कर रहा है। तो बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असर्शन क्या कह रहा है आपसे, is it necessary to have two waves of equal intensity to study the interference pattern? क्या ये नेसेसरी है कि जब इंटरफेरेंस पैटर्न हो दोनों वेव्स का इंटेंसिटी सेम हो? जरूरी नहीं है भाई, अलग अलग इंटेंसिटी पे भी इंटरफेरेंस पैटर्न होगा, ठीक है। तो असर्शन हमारा हो गया फॉल्स, असर्शन फॉल्स। रीजन की बात करें, देयर विल बी एन इफेक्ट ऑन क्लैरिटी इफ द वेव्स आर ऑफ अनइक्वल इंटेंसिटी। इसका मतलब क्या है कि भाई जो भी आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, है ना, जैसे ब्राइट मिल रहा है, फिर हमें क्या मिल गया बेटा, डार्क मिल गया, देन ब्राइट मिला, फिर डार्क मिला, तो हाँ ये हम बोल सकते हैं कि अगर इंटेंसिटी अलग अलग होगा तो क्लैरिटी, मतलब क्लियरिटी नहीं होगी सब में, है ना। ऐसा नहीं कि एकदम प्रॉपर सभी इक्वल ब्राइट के होंगे सभी इक्वल डार्क के होंगे, ठीक है, क्लैरिटी में डिफरेंस आएगा क्योंकि इंटेंसिटीज अगर इक्वल होंगी तो एनर्जी तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा और यहाँ पे भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा ब्राइट के केस में, और डार्क के केस में डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होगा ज्यादा। लेकिन अगर अनइक्वल इंटेंसिटी होगी तो ये डार्क भी प्रॉपर डार्क नहीं रहेगा, ठीक है, ये डार्क हल्का लाइट डार्क रहेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ वहां पर लाइट जा रहा होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है बेटा, मतलब रीजन ट्रू है, देयर विल बी एन इफेक्ट ऑफ क्लैरिटी, है ना, वहां पे इफेक्ट ऑफ क्लैरिटी होगा। तो असर्शन हमारा हो गया फॉल्स और रीजन क्या होगा बेटा, ट्रू। क्लियर, तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन क्या कह रहा है आपसे, इन YDAC इफ अ थिन फिल्म इज इंट्रोड्यूस इन फ्रंट ऑफ द अपर स्लिट। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो स्लिट है बेटा, अब एक स्लिट अगर मैं यहाँ पर सामने इंट्रोड्यूस करता हूँ एक थिन फिल्म, तो फ्रिंजेस पैटर्न क्या डाउन नीचे की तरफ शिफ्ट होंगे। तो देखो सबसे पहले जब हमारे पास ये नहीं था, है ना, मतलब हमने थिन फिल्म इंट्रोड्यूस नहीं किया था, तो उस केस में क्या था, इस केस में हमारा ये हमारे वेव्स होंगे वो वहां जाके इंटरफेरेंस करेंगे, ठीक है, वहां पे या तो डार्क मिलेगा तो ब्राइट मिलेगा, ठीक, कुछ ना कुछ फ्रिंज बनेगा। लेकिन जब ये इंट्रोड्यूस होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, हल्का सा ऑप्टिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। ऑप्टिकल डिस्टर्बेंस अगर क्रिएट हुआ है तो ये लाइट रेज अपने पाथ क्या करेगा, चेंज करेगा और थोड़ा सा ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये लाइट रे थोड़ा सा क्या होगा, अपने पाथ से डेविएट होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिकल डिस्टर्बेंस आया है, इसका मतलब है कि लाइट की स्पीड क्या होगी बेटा, चेंज होगी, और ऑब्वियस लाइट की स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी, और जब लाइट की स्पीड डिक्रीज होता है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट होता है, तो थोड़ा सा अंदर की तरफ बेंट होगा। उस केस में क्या होगा, अब फ्रिंजेस ना ऊपर बन के क्या बनेंगे बेटा, नीचे बनेंगे। तो असर्शन तो है बेटा ट्रू। रीजन की बात कर लेते हैं, इन YDAC इफ द स्लिट्स विड्थ आर अनइक्वल, स्लिट विड्थ अगर क्या है बेटा, अनइक्वल है, द मिनिमा इज कंप्लीटली डार्क, नहीं ये ट्रू नहीं होगा, क्योंकि अगर स्लिट विड्थ जो है अनइक्वल है इसका मतलब क्या है, एक जगह से ज्यादा इंटेंसिटी पास हो रहा है, एक जगह से कम इंटेंसिटी पास हो रहा है, तो एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा हर जगह। तो जो आपके ब्राइट मिनिमा बनेगा वो कंप्लीटली डार्क नहीं बनेगा, कंप्लीटली डार्क तभी बनेगा जब दोनों जगह से सेम इंटेंसिटी की लाइट पास हो रही हो। और यहाँ पे आपने स्लिट विड्थ बढ़ाया है तो यहाँ इंटेंसिटी ज्यादा हो गया, वहां इंटेंसिटी कम है, जहां मिनिमम मिल रहा होगा वहां पे कंप्लीटली फेज डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है, मतलब कंप्लीटली, क्योंकि आपने पढ़ रखा है जो मिनिमम होता है, मिनिमा का फॉर्मूला क्या है, आई मिनिमा, ये होता है √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। ये बताओ कि अगर दोनों इंटेंसिटी, भाई स्लिट विड्थ जब बराबर था, दोनों इंटेंसिटी सेम जा रही है, तो I1 I2 सेम है, कट गया, क्या आया, इंटेंसिटी 0, मतलब बिल्कुल लाइट नहीं होगी, कंप्लीटली डार्क बनेगा। लेकिन स्लिट विड्थ आपने बढ़ाया तो क्या हुआ बेटा, एक जगह से लाइट ज्यादा पास हो रहा है, एक जगह से लाइट कम पास हो रहा है, तो इंटरफेरेंस पैटर्न होगा, वहां कुछ ना कुछ लाइट रहेगा, क्योंकि वहां पे I1 I2 बराबर नहीं होंगे,
तो मिनिमम में कंप्लीटली डार्क ऑब्जर्व नहीं होगा, तो असम्पशन हमारा ट्रू हो गया, बट रीजन क्या होगा बेटा, फॉल्स। होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। असम्पशन क्या कह रहा है बेटा, डिफ्रैक्शन प्लेस फॉर ऑल टाइप ऑफ वेव्स, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न बेटा क्या इन सभी में ऑब्जर्व होगा? हाँ जी, डिफ्रैक्शन पैटर्न वो चाहे मैकेनिकल वेव्स हो, चाहे नॉन मैकेनिकल वेव्स हो, चाहे ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल, सब में आपको डिफ्रैक्शन दिखेगा। ठीक है, कोई से वेव्स हो डिफ्रैक्शन होगा। अगर लाइट कॉर्नर से बेंड होंगे तो, लाइक मान लो हमारे घर पे वाईफाई सिग्नल भी आ रहा है, फोन में सिग्नल्स भी आ रहे हैं, तो वो भी डिफ्रैक्शन पैटर्न से अफेक्ट होते हैं ना, कि कहीं से भी अगर हल्का सा भी एजेस दिख जाएगा तो डिफ्रैक्शन ऊपर अंदर ही आएगा। ठीक है, तो सिग्नल्स आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो खैर हम आगे बात करेंगे। असम्पशन हमारा ट्रू हो गया। रीजन की बात करूं, डिफ्रैक्शन इफेक्ट आर प्रेडिक्टेबल ओनली इफ वेवलेंथ ऑफ वेव इज कंपेरेबल टू डायमेंशन ऑफ डिफ्रैक्शन डिवाइस। अभी मैंने आपको पढ़ा रखा है थोड़ी देर पहले कि जो वेवलेंथ होता है वो सिमिलर टू व्हाट, ये होना चाहिए, है ना। जो भी आपका स्लिट विड्थ होगा, ठीक है, जो भी आपका क्या बोलते हैं डिफ्रैक्शन डिवाइस होगा, उसके सिमिलर होना चाहिए क्या, वेवलेंथ, तभी क्या होगा बेटा, डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व होगा, अदरवाइज डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व नहीं होगा। असल हमारा ट्रू हो गया, बट रीजन क्या हो गया बेटा, सॉरी असल हमारा ट्रू है और रीजन भी क्या हो गया बेटा हमारा ट्रू हो गया। बट क्या ये रीजन असल को एक्सप्लेन कर रहा है? भाई रीजन ये तो नहीं एक्सप्लेन कर रहा ना कि वो सभी में डिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है, सभी वेव टाइप्स ऑफ वेव्स में। तो बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन व्हाट असिस्टेंट। क्लियर है? इस तरीके से हमारे बेटा एमसीक्यू क्लियर हुए।